गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले कई लेक्चरों से हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं सुदर्शन प्रसाद लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ संस्था से आप लोगों को पावर प्लांट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो तीसरा चैप्टर जो है, इसमें 14वें लेक्चर में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कूलिंग सिस्टम पे। तो हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें कूलिंग सिस्टम के लिए जो व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं तो किस प्रकार की हैं, और कूलिंग सिस्टम हमारा जो है कितने टाइप के होते हैं, और इनका विशेषकर उपयोग कब, कहाँ और क्यों किया जाता है। तो आइए अब क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आपका है कूलिंग वाटर सिस्टम फॉर कंडेंसर। तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर लगा हुआ था, तो कंडेंसर का काम होता है कि स्टीम बनी हुई जो स्टीम वेपर होती है या जो स्टीम होता है उसको क्या करते हैं, कंडेंसर में ठंडा करते हैं, टरबाइन से जो बाहर निकल के आता है। तो आइए देखते हैं कूलिंग वाटर सिस्टम, कूलिंग वाटर सिस्टम फॉर कंडेंसर। ठीक है, संघनित्रों के लिए शीतल जल टैंक, शीतल जल टैंक। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसकी अरेंजमेंट है और इसका माध्यम क्या है जो इसको कूल करने का काम करता है। कंडेंसर में जो स्टीम आती है टरबाइन से, तो उस हीट हॉट स्टीम को कोल्ड कैसे करते हैं। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग वाटर सिस्टम, कूलिंग वाटर सिस्टम ऐसे उपकरणों का समूह है, ऐसे इक्विपमेंट का ग्रुप है जो कंडेंसर में भाप के स्टीम के कंडेंसेशन के लिए डिजायर्ड क्वांटिटी QUANTITY डिजायर्ड क्वांटिटी में कूलिंग वाटर को उपलब्ध कराता है, यानी कि ठंडे पानी की उपलब्धता कराता है, तथा भाप की ऊष्मा ग्रहण करके तथा स्टीम की ऊष्मा तथा यह स्टीम की हीट यानी ऊष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब करके या ग्रहण करके गर्म हो जाता है तथा कंडेंसर से बाहर निकल जाता है तथा कंडेंसर से बाहर निकलता है और पुनः ठंडा करके और पुनः
प्रयोग हेतु, ये रुक गया न सर। प्रयोग हेतु चलिए। ठंडा करता। क्या रुक गया? क्या रुक गया? वीडियो रुक जा रहा है सर। हालांकि यहाँ से तो प्रॉपर नेट आ ही रहा है। ये देखिए आप बाकी लोगों को जैसे चल लग रहा रहा है आप है। सर पॉज हो गए हो सर, रुक गए हो एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अब चल रहा है। जो सारी चीजें आप लोग पहले पढ़े थे पावर प्लांट में कंडेंसर के बारे में कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो उस कंडेंसर में जो स्टीम आती है टरबाइन से निकलने के बाद, तो वो गर्म स्टीम होती है। तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग कंडेंसर में किया जाता है। ये इसी पर चर्चा चल रही है। हो गया, नोट कर लिया, आगे चले। कूलिंग वाटर सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। कूलिंग वाटर सिस्टम, यहाँ पे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है साइंस ऑफ। सर टरबाइन से स्टीम आ रही है, उसको सर जी, उसको सर गैस अगर इसमें लिक्विड में बदलेगा तो सर रिवर द्वारा पानी फ्लो करेंगे, क्या और कोई माध्यम हो सकता है इसका फ्लो ये करने के लिए? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। हॉट स्टीम है, यहाँ आई गर्म भाप, ठीक है। और यहाँ से एक बड़ा सा ये नदी है, ठीक है, ठीक है, ये दिख रही है ना नदी। सर वीडियो रुक रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ देखिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। और इस नदी से ठंडा पानी समुद्र की गहराई से लेते हैं और इसको पाइप के माध्यम से इसमें फ्लो होता है। और इस पाइप में बह रही पानी क्या हो जाती है, भाप की ऊष्मा को अवशोषित करके पानी गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद इस गर्म पानी को नदी के ऊपरी सतह पर छोड़ दिया जाता है। ये इसका कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ट्यूब में बह रही पानी को, ये क्या, ठंडा पानी नदी का, और गर्म पानी नदी में जाएगा। और ये भाप फिर ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस जल को हम पुनः अपने सिस्टम में, कहा, बॉयलर में भेज देते हैं, पंप के माध्यम से। पंप के माध्यम से हम इसको बॉयलर में भेजते हैं। कहाँ पे? बॉयलर में। यही मैकेनिज्म हमने बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए हमारा कूलिंग सिस्टम जो है कितने टाइप के हैं, आइए उस पर विचार करते हैं और कितने प्रकार के हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओपन वाटर सिस्टम, क्लोज वाटर सिस्टम और मिक्स्ड वाटर सिस्टम। ओपन वाटर सिस्टम, क्लोज वाटर सिस्टम और मिक्स्ड वाटर सिस्टम, ठीक है। तीन टाइप्स के होते हैं।
ठीक है, अब आइए इसको रफ करते हैं पूरा, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। तो जो हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम होता है, ओपन वाटर सिस्टम, तो ओपन वाटर सिस्टम में होता क्या मेरे विद्यार्थियों कि इसमें जल धारा का जो स्रोत लिया जाता है ठंडे पानी का, वो नदी, तालाब, समुद्र से लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, झील से, नदी से, समुद्र जो आसपास है उनसे इस ओपन सिस्टम द्वारा पानी को लेकर के संघनित्र में भाप को ठंडा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ओपन साइकिल सिस्टम में भी कई प्रकार के होते हैं। ओपन साइकिल या ओपन वाटर सिस्टम, ओपन वाटर सिस्टम जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड है, एक है रिवर वाटर सिस्टम, रिवर वाटर सिस्टम, और दूसरा है सी या टाइड रिवर वाटर सिस्टम, सी या फिर टाइड वाटर, टाइड एवं रिवर वाटर सिस्टम। ठीक है, यानी कि नदी से भी लिया जाता है या समुद्र से, या समुद्र एवं नदियों में आने वाली जो है टाइड एवं रिवर, दोनों सिस्टम से लिया जाता है। तो कुल मिला जुला एक नदी से हो गया और एक हमारा समुद्र से हो गया, या समुद्र में आने वाली ज्वारभाटा से है जो जल प्राप्त होता है, जहाँ पर हम स्टोरेज बनाए होंगे उसमें भरता होगा, तो वहां से हम ठंडे पानी को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। संघनित्र में जब इस पानी का इस्तेमाल करते हैं ठंडे पानी का, तो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ठंडे पानी का तापमान कितना, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अब आगे चलते हैं, इसका फिगर एक बना के दिखा देते हैं। वो फिगर कैसा है कि देखिए, ये हमारे पास नदी है, ठीक है, ये आपका रिवर है या कोई वाटर सोर्स है, कह सकते हैं वाटर सोर्स। ठीक है, ये रिवर है या वाटर सोर्स कह सकते हैं। यहाँ से पानी स्क्रीनिंग चैम्बर से होते हुए SCR स्क्रीनिंग चैम्बर, ठीक है, स्क्रीनिंग चैम्बर में पानी जाता है। स्क्रीनिंग चैम्बर से पानी को लेकर के पंप के माध्यम से कूल वाटर को कहाँ भेजेंगे, ठीक है, ये हमारा कंडेंसर में गया और यहाँ से निकल करके सीधा फिर कहाँ चला जाएगा, पंप के माध्यम से समुद्र में भेज दिया जाएगा या नदी में भेज दिया। तो ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोल्ड वाटर, यानी कि नदी से हमने स्क्रीनिंग चैम्बर में जल को स्टोर किया, स्टोर करने के बाद पंप के माध्यम से हम इसको ठंडे पानी को कंडेंसर में भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पर वहाँ गर्म भाप की ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद पुनः बाहर निकलता है और सीधा कहाँ जाता है, हॉट वाटर यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, पंप के माध्यम से फिर समुद्र में छोड़ देंगे, हाँ ऊपरी सतह पर छोड़ेंगे।
यह ऊपरी सतह पर छोड़ेंगे और यह निचली सतह से जाता है। यह समुद्र के 1000 मीटर की गहराई से आता है या नदी के 1000 मीटर की गहराई से लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया। अब आइए क्लोज सिस्टम पे चलते हैं। क्लोज वाटर सिस्टम। इसमें हॉट वाटर कहाँ से आता है, मतलब कि जो टरबाइन से निकलने के बाद वो आप लोग एक ही चीज बार बार क्यों पूछते हैं? देखिए, मैंने कहा कि यह टरबाइन है, ठीक है ना, यह टरबाइन है। आप लोग या तो मेरी बात समझ नहीं पाते हैं। यार तो गैस का फॉर्म यह निकलेगा ना। हाँ, देखिए देखिए, ये मान लेते कि टरबाइन है, ठीक है। तो टरबाइन के जब एग्जिट वाल्व से ये निकल रही थी हमारी वाष्प, कौन सा, गर्म भाप लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, आप लोग घबरा जा रहे हैं। गर्म भाप जो निकला है यहाँ से, ये हमारे इसमें गया, ठीक है। इसमें गया तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे ठंडा करने के लिए ये ट्यूब लगा रखे हैं, ये ट्यूब है, ठीक है। इसमें नदी का ठंडा पानी गया, ठंडा पानी गया, तो इस गर्म भाप की ऊष्मा से ट्यूब में बहने वाली नदी की ठंडी जलधारा गर्म हो जाती है और ट्यूब से टहलते 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 दूसरे सिरे से बाहर निकलती है, जिसे हम समुद्र के या नदी के ऊपरी सतह पर, नदी के ऊपरी सतह पर बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म, यह गर्म पानी निकल करके आता है यहाँ से। ये कौन सा पानी है, गर्म पानी है। यहाँ गर्म पानी है, यहाँ ठंडा पानी गया, यहाँ ठंडा पानी जा रहा है और गर्म भाप की ऊष्मा जो कंडेंसर में ये तैर रही है, ये इसको गर्म करके अपनी ऊर्जा उसमें एनर्जी ट्रांसफर कर दे रही है और उसके बाद वो ठंडा हो जाती है। ठंडा होने के बाद तली में जल के रूप में एकत्र हो जाता है। ये इस एकत्र जल को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं पंप के माध्यम से। किसके माध्यम से, पंप के माध्यम से बाहर निकालते हैं और इसको पंप करके हम कहाँ भेज देते हैं, पुनः बॉयलर में हम भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं, बॉयलर में। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? सचिन बताइए, अभी नो कोई सर, दिक्कत है यहाँ पर? नो हाँ, सर। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ये अभी अभी आपका ओपन सिस्टम रहा, क्योंकि पानी एक साइड से जा रहा है नदी से और दूसरे साइड से होकर के पुनः नदी में चला जा रहा है, ठीक है। तो ये ओपन साइड सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या है, आइए देखिए क्लोज सिस्टम का फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हमारी वाटर सप्लाई सिस्टम है, या कह सकते हैं नदी है या कोई समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ से पानी पंप के माध्यम से गया कहाँ, कंडेंसर में गया, कंडेंसर, और कंडेंसर से निकलने के बाद यह हॉट वाटर कंडेंसर से निकलेगा, ठीक है। अब इसको हम कहाँ भेज देते हैं, कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर में ठंडा करने के लिए, ठीक है। कूलिंग टावर में भेज देते हैं और उसको पतली फुहार के रूप में इसको क्या करते हैं, फव्वारे की तरह पतली फुहार में कूलिंग टावर में इस तरीके से होगा कूलिंग टावर, इसमें पतले फव्वारे के रूप में ऐसे उड़ाते हैं और ये पानी ठंडा होकर फिर इसी में गिरता है, ठीक है। तो कूलिंग टावर के माध्यम से इसको ठंडा करते हैं
ठीक है। और पुनः यह पानी जब आता है तो इसको हम इस पंप में भेज देते हैं। पंप में भेज दिया हमने, यह इसका क्लोज सिस्टम है। यहाँ से पानी गया पंप में, पंप से गया कंडेंसर में, कंडेंसर से गर्म पानी निकला, यहाँ से हॉट वाटर कोल्ड वाटर जाएगा, कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा ठंडा पानी, और हॉट वाटर यहाँ से निकलेगा, कूलिंग सिस्टम में जाएगा, यहाँ पर कूल किया जाएगा। कूल करने के बाद कोल्ड वाटर या कूल वाटर ठंडा पानी यहाँ से जब निकलेगा तो इसको नीचे ले आएंगे और इसको पंप के माध्यम से, चाहे यहाँ पंप लगा ही है चाहे यहाँ भी लिख लीजिए, पंप के माध्यम से जब भेजते हैं इस पंप के पास आएगा, ये पंप पुनः पंप करके ऊपर भेज देता है, प्लस कुछ नीचे से पानी भी लेता है और पंप करके कंडेंसर में भेजता है। ठीक है। अब आइए चलते हैं कंबाइंड साइकिल के ऊपर, जो क्या है क्लोज सिस्टम। अब आइए कंबाइंड पे चलते हैं। मिक्स्ड वाटर सिस्टम। मिक्स्ड वाटर सिस्टम में क्या है, नदी से पानी को पंप के माध्यम से कंडेंसर में भेजा जाता है। यह नदी है, ठीक है। नदी से पानी को पंप के माध्यम से कंडेंसर में भेजा गया, कंडेंसर, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है पंप। ठीक है, पंप के माध्यम से हमने इसमें भेजा और यह कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ से ठंडा होने, यहाँ से गर्म ठंडा पानी यहाँ से गया, यहाँ से गर्म पानी निकलेगा कंडेंसर से। क्यों? क्योंकि कंडेंसर में स्टीम की ऊष्मा को क्या किया, अवशोषित करके नदी का ठंडा पानी गर्म हो गया और ट्यूब के माध्यम से बाहर गर्म पानी निकलता है और इसको पंप के माध्यम से कूलिंग टावर में भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है शीतक मीनार, शीतक मीनार या कूलिंग टावर कहते हैं। कूलिंग टावर में भेज देते हैं, यहाँ पर पानी को ठंडा किया जाता है। ये जल है, ठीक है, पानी ठंडा होकर नीचे आ रहा है तली में। ठीक है, और जब ठंडा होकर तली में आता है तो फिर इसको हम कहाँ भेज देते हैं, समुद्र में भेज देते हैं, नीचे 1000 मीटर की गहराई पर नदी में भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्र के ऊपरी सतह या नदी के ऊपरी सतह का पानी गर्म होता है और नीचे जितना ही जाएंगे 1000 मीटर की गहराई तक तो वो नदी का पानी उतना ही ठंडा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से जब पानी गर्म वाला निकला तो इसको पंप के माध्यम से, इसके माध्यम से, पंप के माध्यम से कूलिंग टावर में भेज देते हैं। कहाँ जाता है, पंप के माध्यम से कूलिंग टावर में जाता है और यहाँ पर पानी फव्वारे के रूप में उड़ाया जाता है, जिससे पानी ठंडा होकर के तली में एकत्रित होता है और उसको समुद्र में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और कुछ शेष पानी, और कुछ शेष पानी अगर जो गर्म है उसको समुद्र के ऊपरी सतह पर छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा मिक्स्ड साइकिल है। समुद्र के ऊपरी सतह पर कुछ गर्म पानी भेज दिया जा रहा है, कुछ गर्म पानी को वहां से कूलिंग टावर में भेज दिया जा रहा है ठंडा होने के लिए। कूलिंग टावर में ठंडा होने के पश्चात उसको नदी में डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है और यहाँ नदी की 1000 मीटर की गहराई से पानी को ऊपर पंप के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो ये हमारा क्लोज साइकिल हो गया। ठीक है, अरे मिक्स्ड साइकिल हो गया ये मिश्रित। तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दीजिए, ऊपर से समझ नहीं। देखिए देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये हमारी नदी है। क्या है, ये नदी है। इस नदी के पानी को हम पंप के माध्यम से, किसके माध्यम से,
पंप के माध्यम से नदी के पानी को 1000 मीटर की गहराई से ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठाने के बाद इसी ठंडे पानी को, नदी से प्राप्त इस ठंडे पानी को पंप के माध्यम से कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसर में जो है यहाँ से टरबाइन की स्टीम जो आती है, टरबाइन से निकली हुई हॉट स्टीम जो आती है, हॉट स्टीम उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? उसको अवशोषित कर लेती है, उसकी ऊष्मा को, उसकी ऊष्मा को अवशोषित करके ट्यूब में बह रही ठंडी पानी गर्म हो जाती है और दूसरे साइड से अर्थात कंडेंसर से बाहर निकल करके वही गर्म पानी पंप के माध्यम से हम कूलिंग टावर में भेज करके ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, कूलिंग टावर में भेज करके ठंडा कर लेते हैं और बाकी गर्म पानी, कुछ तेज पानी, ये नदी में चला जाता है, नदी में ऊपरी सतह पर जाता है। ठीक है, और कुछ पानी का हिस्सा या शेष अंश कूलिंग टावर में जाता है। यहाँ ठंडा करने के बाद ये नदी में डिस्चार्ज कर दिया। कोई दिक्कत? नो सर। हो ठीक है, अब देखिए कूलिंग वाटर मेथड में जब कंडेंसर से गर्म अवस्था में पानी प्राप्त होता है तो उसे 2 विधियों से ठंडा किया जाता है। ये तो हमारे ठंडा करने के लिए वाटर का सर्कुलेशन जो था वो ओपन साइकिल सिस्टम में भी होता है, क्लोज साइकिल सिस्टम में होता है तथा मिक्स साइकिल सिस्टम में होता है। अब देखते हैं कि इस पानी को ठंडा करने के लिए 2 विधियां कौन कौन सी अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो लिखिएगा वाटर कूलिंग मेथड। वाटर कूलिंग मेथड क्या है? ये तो हमारा कंडेंसर में रहा कि कंडेंसर में ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल तथा मिक्स साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए कूलिंग वाटर मेथड, वाटर कूलिंग मेथड क्या क्या है, वाटर को ठंडा करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग पॉन्ड सिस्टम है और एक कूलिंग टावर सिस्टम है। कूलिंग पॉन्ड सिस्टम, कूलिंग पॉन्ड सिस्टम और एक है कूलिंग कूलिंग वाटर सिस्टम, कूलिंग टावर सिस्टम। ठीक है, हमारे पास 2 सिस्टम। तो देखिए कूलिंग पॉन्ड सिस्टम को कहते हैं शीतक तालाब संयंत्र। शीतक तालाब संयंत्र यानी कि प्लांट। और दूसरे को कहते हैं कूलिंग टावर यानी शीतक टावर संयंत्र या प्रणाली। सिस्टम का मतलब होता है हिंदी में प्रणाली। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। यह जल को ठंडा करने की सबसे सरल विधि है। लिखिए कूलिंग सिस्टम, कूलिंग पॉन्ड सिस्टम में लिखिएगा कूलिंग पॉन्ड सिस्टम में, कूलिंग पॉन्ड सिस्टम में संघनित्र से निकले गर्म जल कंडेंसर कंडेंसर से प्राप्त हॉट वाटर को कूलिंग पॉन्ड में भेज कर ठंडा किया जाता है।
कूलिंग पॉन्ड में भेजकर ठंडा किया जाता है। ठीक है। कूलिंग पॉन्ड कंक्रीट या इस्पात चादरों का यह तालाब कंक्रीट या इस्पात सर इसमें जैसे पिछले वाले में सर पिछले वाले में जैसे ओपन और क्लोज में हाँ। वाटर सिस्टम में पानी को ठंडा करने के लिए रिवर में फिर डाल दिया जाता था, मगर यहाँ पे हाँ, हाँ। जो है अलग से सिस्टम मतलब बनाए हैं कूल करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए। हाँ, देखिए जहाँ पर अगर हमें नदी नहीं उपलब्ध होगी या जी समुद्र उपलब्ध नहीं है, तो बताइए उन क्षेत्रों में हम पानी को ठंडा कैसे करेंगे? जहाँ पर नदी अवेलेबल नहीं है और भाई हर प्लांट नदी और या समुद्र के किनारे पे ही थोड़े बसे हुए हैं, तो कुछ प्लांट नदी या समुद्र से दूर हैं, तो वहाँ पर इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक तालाब जैसा स्टोरेज होता है, पानी को स्टोर करते हैं, उसमें पानी को भेज देते हैं और उसमें तो और उसमें पानी भरा हुआ है, वाकई वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जब पानी जाता है तो वहाँ पे कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं, वहाँ पानी को पंप के माध्यम से स्प्रे करके हवा में फव्वारे की तरफ उड़ाया जाता है। ठीक है, नोजल पतली पतली नोजल के माध्यम से छोटी छोटी बूंदों के रूप में फव्वारे के रूप में उसको उड़ाया जाता है और वह हवा के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है और वह जल कहाँ गिर जाता है? बूंदों के रूप में पुनः उसी तालाब में स्टोर हो जाता है। आइए, तो कूलिंग पॉन्ड सिस्टम में कंडेंसर से प्राप्त हॉट वाटर को कूलिंग पॉन्ड में भेजकर ठंडा किया जाता है, लेकिन कैसे और ये किस चीज की बनी होती है? तो आइए देखते हैं। यह तालाब कंक्रीट या इस्पात की चादरों का बना होता है। ठीक है, चादरों का बना, चादरों से निर्मित तालाब होता है। इसमें अनेक पाइपों पर नोजल लगे होते हैं। इसमें अनेकों पाइप से या ट्यूब से अनेकों पाइप पर नोजल लगे होते हैं। ठीक है, लगे होते हैं। कंडेंसर से प्राप्त गर्म जल, कंडेंसर से प्राप्त हॉट वाटर नाजलों से फुहार के रूप में बौछार कराई जाती है। बौछार कराई जाती है जो वायु के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है, जो वायु के संपर्क में ठंडा होकर पॉन्ड यानी तालाब में एकत्रित होता है। तालाब से ठंडे पानी को पुनः तालाब से ठंडे पानी को पुनः तालाब से ठंडे पानी को पुनः कंडेंसर में भेज दिया जाता है। ऐसे तालाब को फुहार तालाब कहते हैं। ऐसे तालाब को स्प्रे पॉन्ड भी कहते हैं।
अब आगे चलते हैं, कूलिंग टावर सिस्टम। रब करें इसे। यस सर। आइए अब आगे लेके चलते हैं, कूलिंग टावर सिस्टम। कूलिंग टावर सिस्टम, ठीक है। इसमें देखिए, शीतक मीनार तंत्र इसको बोलते हैं, शीतक मीनार प्रणाली। शीतक मीनार प्रणाली इसको बोलते हैं। अब आइए चलते हैं, इसमें देखते क्या है। बड़े शक्ति संयंत्रों में लार्ज पावर प्लांट में जहाँ अधिक मात्रा में पानी ठंडा करने की आवश्यकता होती है, जहाँ अधिक मात्रा में पानी को ठंडा करने की आवश्यकता है, की आवश्यकता होती है, शीतक मीनार का उपयोग किया जाता है। कूलिंग टावर सिस्टम का अधिक उपयोग होता है। अधिक उपयोग किया जाता है। इससे शक्ति प्लांट को इसे लोड सेंटर के पास यूज किया जाता है। इसमें से मैंने एक लाइन स्किप कर दिया, उस लाइन में लिखा हुआ था कि प्रत्येक प्लांट में या प्रत्येक प्लांट के लिए नदी का या समुद्र का वहां पर उपस्थित होना संभव नहीं। कई जगह जगह जहाँ प्लांट लगाए जा रहे हैं, हर प्लांट की जगह पे हमें नदी या तालाब या समुद्र नहीं मिलेगा, तो वहां पर कम व्यय में अधिक से अधिक लाभ उठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मितव्ययता कहते हैं। तो कम खर्च में लाभ अधिक प्राप्त करने की दृष्टि से शक्ति संयंत्रों को अब लोड सेंटर के पास ही स्थापित किया जाने लगा है या स्थापित किया जाता है। इन प्लांटों में कूलिंग टावर द्वारा ही इन प्लांटों में कूलिंग टावर द्वारा ही पानी को ठंडा किया जाता है। पानी को ठंडा किया जाता है। अब आगे देखिए, कूलिंग टावर में कूलिंग वाटर के तापमान का नियंत्रण भी किया जा सकता है। इस विधि में कूलिंग वाटर के टेम्परेचर का कंट्रोलिंग भी किया जाता है, का नियंत्रण भी किया जा सकता है।
इस विधि में पानी ठंडा करने की प्रक्रिया भी कूलिंग पॉन्ड सिस्टम के समान ही होता है। सिस्टम के समान ही होता है। सर जी सर अभी आप लिखा है कि इसमें कूलिंग वाटर के तापमान का भी नियंत्रण किया जा सकता है। सर तापमान का नियंत्रण कैसे करेंगे? इसको तापमान को नियंत्रण करने का मतलब कि तापमान को क्या करता है कि कितना ज़्यादा ठंडा करना है या कितना ज़्यादा गर्म पोजीशन में बनाए रखना है, ठीक है? तो उसके लिए अलग से मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाएगा पानी को ठंडा करने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसमें दिया है शीतक मीनार में शीतक जल के तापमान का नियंत्रण भी किया जा सकता है। हाँ, इसमें देखता हूँ कि क्या दिया है। इसमें दिया है कि शीतक मीनार एक सेमी क्लोज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अर्ध बंद डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अर्ध बंद कहने का मतलब कि यह पानी पूर्णतः पूरा खुले हुए एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है, थोड़ा सा आधा बंद होता है और आधा साइड से खुला हुआ होता है। सेमी क्लोज जैसे शीतक मीनार का जो आवरण होता है, जो कवर होता है, आधा बंद होता है और आधा खुला हुआ होता है, ठीक है? अब उसमें क्या था कि फुहार के रूप में चारों तरफ पानी निकल रहा था, ठीक है? और इसमें क्या है कि कुछ इसका फिगर हम कैसे बताएं, जैसे मान लें कि इस तरह से कुछ आवरण सिलेंडर का, ठीक है, ठीक है? और ये आधा बंद है, इसमें यहाँ से सेमी क्लोज आवरण है, ठीक है? और जो भी ठंडा करने की प्रक्रिया है वो पानी इतने ही खुले एटमॉस्फेयर या खुले एरिया से ही ठंडा करेगा, बाकी सारा हिस्सा क्या होगा, बंद होगा, ठीक है? बाकी सारा हिस्सा बंद होगा, ठीक है? इसका भी देखता हूँ, अगर कोई सर्किट डायग्राम हो तो मैं बताता हूँ। हाँ है, अवश्य है, अवश्य है, मैं उसको बताता हूँ कि कैसे उसको ठंडा किया जाएगा, ठीक है? इसमें लिखा है कि शीतक मीनार एक सेमी क्लोज डिवाइस होती है जिसमें पानी का शीतलन वायु द्वारा वाष्पक शीतलन के सिद्धांत पर किया जाता है, ठीक है? इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम के द्वारा। इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का मतलब एक ऐसा इवेपोरेटर होगा, लगा होगा इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का काम ये होता है कि एक बंद चैम्बर के अंदर बिना वायु की उपस्थिति में इसको ठंडा किया जाता है। क्या करते हैं, इवेपोरेटर में गर्म पानी इसमें जाता है और बिना एयर की उपस्थिति में इसको ठंडा करने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ बताया गया था कि पॉन्ड वाले में उसको वायु के संपर्क में ला करके ठंडा किया जा रहा था। पॉन्ड वाले में क्या था, डायरेक्टली पानी वायु के संपर्क में आती थी और वह वायु ठंडी वायु के माध्यम से वो ठंडा हो रहा था। यहाँ पे इवेपोरेटर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? यानी कि क्लोज सेमी क्लोज आवरण में, है ना, जिसमें पानी का शीतलन वायु द्वारा इवेपोरेटिव सिस्टम, यानी इसमें वायु भी दिया जाएगा, लेकिन यह सिस्टम हमारा क्या होगा, एक बंद चैम्बर के अंदर होगा, ये खुले एटमॉस्फेयर में नहीं हो रहा है, ठीक है? एक इवेपोरेटर है, इसमें से हॉट वाटर गया और इसी क्लोज आवरण में ही यहाँ से वायु इंटर की जाएगी, या कह सकते हैं इधर से खोल देते हैं, है ना? तो इधर से वायु के लिए प्रवेश द्वार खोला जाता है, ठीक है? यहाँ से एयर प्रवेश करेगी, ठंडी वायु, कूल्ड वायु, कोल्ड एयर यहाँ से प्रवेश करेगी और इस सेमी क्लोज सिस्टम में
इवेपोरेटर इसको बोलते हैं, यहाँ से गर्म पानी जाएगा, इसमें ठंडा होगा। और ये डायरेक्टली इन्वायरमेंटल के टच में था और ये इनडायरेक्टली है, यानी ये डायरेक्ट वाटर के टच में नहीं, डायरेक्ट टच में नहीं, ठीक है। ये डायरेक्ट वायु के टच में नहीं। अगर डायरेक्ट वायु के टच में होगा तो जाहिर सी बात है कि जितना वायु का टेम्परेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो तो ठंडा हो जाएगा, उसमें हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और इसको सेमी क्लोज आवरण में कर देंगे तो वायु उतनी जाएगी जितनी हम उसमें देंगे। अगर वायु नहीं भेजेंगे तो वो पानी को हम गर्म का गर्म ही निकाल लेंगे। तो पानी को गर्म एवं ठंडा रखने को प्रक्रिया को वही कह रहे हैं कि हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो पानी को गर्म का गर्म ही रखें, या फिर टेम्परेचर को कम करना है तो उसमें उतनी ही मात्रा में एयर को इन कराएंगे, ठीक है। अगर एयर में ठंडे एयर का न प्रयोग करके हल्की सी गर्म एयर का प्रयोग करेंगे तो वो उतनी ही मात्रा में उसको ठंडा करेगा, और ज्यादा कोल्ड एयर डालेंगे तो उसको एकदम बिल्कुल ठंडा कर देगा। तो यहाँ पे एयर के टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है कि एयर का टेम्परेचर हम उस सिलेंडर में, चैम्बर में या इवेपोरेटर में जो डाल रहे हैं एयर का टेम्परेचर कितना है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बात समझ में आई। इवेपोरेटर में जो एयर जा रही है उस एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम पानी के तापमान को बढ़ा या घटा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कंडेंसर के ऊपर। कंडेंसर तो आपने पढ़ा ही है। कंडेंसर तो आप जान ही रहे हैं, आगे चलते हैं देखते हैं क्या है। अब आइए चलते हैं अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है। हाँ, अगला पॉइंट मिला। देखिए आपका अगला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम जनरेटर। ये आपके सिलेबस में है। एक चीज और बताते हैं इसमें, कुछ चीजों को मैं केवल नाम से क्लासिफाइड कर रहा हूँ, देखिए। आइए टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर के जो प्रकार है, कितने प्रकार होते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कूलिंग टावर को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट या कहते हैं एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर। एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर। और दूसरा होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक प्रवाह। प्राकृतिक प्रवाह या वायुमंडलीय
मीनार, शीतक मीनार। और दूसरा होता है यांत्रिक प्रवास शीतक मीनार, यांत्रिक प्रवास शीतक मीनार। ठीक है, ये दो टाइप के आपके कूलिंग टावर होते हैं। आइए देखते हैं, इन मीनारों में वायु के प्राकृतिक प्रवास से गर्म जल को ठंडा किया जाता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल या नेचुरल एवं एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर से गर्म जल को ठंडा किया जाता है। ठीक है, गर्म जल को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट और एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत दो हमने बताया कि नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे फील्ड टावर। आइए प्राकृतिक वाले में देखते हैं, इसमें भी कई टाइप्स हैं, इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, इनको कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। इनके अंतर्गत एक आता है नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे, इसमें स्प्रे विधि का इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल वाले में भी 3 प्रकार के हैं, नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे फील्ड टावर, और दूसरा है ट्रांसवर्स फ्लो टावर, और एक है हाइपरबोलिक टावर। ठीक है, ये तीनों प्रमुख हैं। ठीक है, ये 3 बहुत ही प्रमुख हैं, किसमें, नेचुरल ड्राफ्ट या फिर एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर के अंतर्गत। ठीक, नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे फील्ड टावर अनुप्रस्थ वाला, ऊपर वाले में तो क्या करते हैं कि स्प्रे के माध्यम से कूलिंग टावर पर स्प्रेयर लगा होता है, उसके माध्यम नोजल के माध्यम से स्प्रे करा करके उसको ठंडा करते हैं। और दूसरा वाला आपका जो है ट्रांसफर फ्लो, मैं उसका फिगर बना के दिखा देता हूँ कि उसका फिगर कैसा, फिगर बना लीजिए। आइए इसमें भी लिख लीजिए, नेचुरल ड्राफ्ट टावर में जो लिखना है लिख लीजिए, जल्दी जल्दी खत्म करें इस सेक्शन को। मीनार का आकार आयताकार होता है, मीनार का आकार आयताकार होता है। अरे नेचुरल वाले में लिखे ना सर? हाँ, नेचुरल वाले में ही लिख रहा हूँ। हाँ चलिए, आयताकार होता है और इसके चारों ओर जालीदार या फिर कह सकते हैं झिलमिल बाड़। ठीक है, झिलमिल बाड़ बनी होती है। ठीक है, जैसे आप कूलर में नहीं देखते हैं, हल्का एयर पास करने के लिए बाड़ जैसा बना होता है, उसमें खसखस भरा होता है, उसी तरीके से इसमें भी चारों ओर झिलमिल बाड़ बनी होती है। बाढ़ के रास्ते प्राकृतिक वायु बनी होती है, जिसके रास्ते से प्राकृतिक वायु, नेचुरल एयर
नेचुरल एयर टावर के अनुप्रस्थ दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहने का मतलब कि जिस रास्ते से एयर प्रवेश कर रहा है ठीक उसी डायरेक्शन में हमारा पानी भी फ्लो होगा। ठीक है सर वो डायरेक्शन में, झिलमिल बाढ़ मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं ना सर, उस चारों तरफ हाँ छोटे हाँ हाँ, छोटे छोटे छेद। छोटे छेद होते हैं। हाँ ठीक है, हाँ छेद जैसा होता है। बहती है और पानी को ठंडा करके बाहर निकल जाती है। और पानी को ठंडा करके बाहर निकल जाती है। गर्म पानी फुहार के रूप में नोजलों से नीचे गिरता है। गर्म पानी फुहार के रूप में नोजल से नीचे गिरता है और वायु के संपर्क में आकर ठंडा होता है। इस मीनार की क्षमता 10 से 100 मीटर प्रति मिनट, इसकी क्षमता 10 से 100 मीटर प्रति मिनट या कह सकते हैं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल मीटर आधार क्षेत्रफल। ठीक है, इनकी क्षमता 10 से 100 मीटर प्रति मिनट या फिर क्षेत्रफल के आधार पर कहा जाए, है ना। उसके सतह जो आधार है, जो उसका बेस है, जो टावर की निचली आधार है, उसका जो क्षेत्रफल है उस प्रति वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल के अनुसार होता है। ठीक है, क्षमता उसकी। इसका उपयोग केवल डीजल पावर प्लांटों में ही उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? केवल डीजल पावर प्लांट में इसका उपयोग केवल डीजल प्लांट हेतु उपयुक्त है। इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता। थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता। इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता क्योंकि पानी का शीतलन एक निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। बस इतने लिखिए कि थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जा सकता, शाम खत्म। ठीक है, क्योंकि भाई एक निश्चित सीमा के बाद या एक निश्चित सीमा के अंदर ही इसको ठंडा किया जा सकता है और इसमें
पानी के ठंडा होने का कोई नियंत्रण नहीं, ठीक है। पानी का जो निकास होता है उसके तापमान पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो बस इतनी सी बात लिखिए, बहुत इतना काफी मैटर है। इसमें हो क्या रहा है, एक आयताकार चैम्बर है और उसके चारों ओर झिलमिल जैसी बाढ़ बना लेते हैं, ठीक है, चारों तरफ, है ना, जैसे कि पतली पतली पैरेलल पाइप लगा लिए, ठीक है, और दो पाइपों के बीच में थोड़ा 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 गैप है, ठीक है। अब उस गैप पे क्या करते हैं, कुछ पर्दा नुमा जैसे कहते हैं, गद्दे जैसा, रुई जैसा, या कह सकते हैं कि कूलरों में जो हमारे लगता है खसखस, उस टाइप का हम उसको प्रयोग करके ढक देते हैं। तो उसी खसखसों में से, उसी झिलमिल बाढ़ में से, रास्ते से हवा गुजरती है और उसी डायरेक्शन में, यानी कि हवा इधर से प्रवेश करेगी, हॉरिजॉन्टल प्रवेश करती है, और ऊपर से जल को गिराया जाता है, और यह जल फव्वारे के रूप में नोजल से जब गिरता है तो वह ठंडी वायु के संपर्क में आता है और ठंडा हो जाता है। तो नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे टावर के क्षमता जो है 10 से 100 मीटर प्रति मिनट होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल डीजल पावर प्लांट में होता है और थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता, ठीक है। अब आइए चलते हैं ट्रांसवर्स फ्लो टावर से चलते हैं, ठीक है। ये नेचुरल ड्राफ्ट के बाद अब ट्रांसवर्स फ्लो टावर के ऊपर चलते हैं। ट्रांसवर्स फ्लो टावर, ट्रांसवर्स फ्लो टावर, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ प्रवाह मीनार, अनुप्रस्थ प्रवाह मीनार। आइए इसके बारे में देखते हैं। इन मीनारों में गर्म जल फुहारों के रूप में, इस विधि में हॉट वाटर फुहार के रूप में प्राकृतिक प्रवाह फुहार मीनार के समान, प्राकृतिक यानी नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे, नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे फील्ड टावर के समान नाजलों से या नाजलों द्वारा नीचे गिरता है और प्राकृतिक वायु और नेचुरल वायु और नेचुरल एयर के ट्रांसवर्स फ्लो से ठंडा होता है। फ्लो द्वारा ठंडा किया जाता है। मीनार की झिलमिल बाढ़ वायु को निश्चित दिशा प्रदान करती है। वायु को निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, बाढ़ बनाया जाता सर है। ट्रांसवर्स में तो फिर अलग होता है सर, ट्रांसफर में एयर का फ्लो और वाटर का फ्लो परपेंडिकुलर होता है मैम सर। बना रहा हूँ, एक फिगर तो दिया हुआ है, दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक रास्ता ये बना हुआ है और यहाँ पर नोजल लगा हुआ है।
ठीक है, यहाँ से पानी की बूंदें निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ से पानी की बूंदें निकल रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जल भरा हुआ है। यहाँ से फ्रेश एयर जाएगी, एयर जाएगी, और इधर से वाटर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये बंद है। और यहाँ पे बीच बीच में बैफल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? बैफल। ये बैफल ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ। और यहाँ से वायु निकास। इसको बोलते हैं झील बाढ़। ठीक है, ये आती है तो हवा इसी से टकराती है, फिर उसके बाद टकराने के बाद धीरे से हवा इधर से निकल जाती है। यहाँ आएगी हवा, इस तरह की तेजी से टकराएगी, फिर धीरे से यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, और पानी के बूंदे फव्वार के रूप में इधर से निकलती जाएंगी। फिर नीचे की तरफ चली जाएंगी। मीनार की छोटी बूंदों में तोड़ने के लिए ट्रफ लगे होते हैं। मीनार की छोटी बूंदों में मीनार में पानी को। सर जो आपने पैकिंग बनाई है इसका क्या वर्क होगा? मीनार में पानी सर जो उसके छोटी डार्ट में बूंदों में बनाए हुए हैं
पैकिंग जो किए हाँ हैं उसका और क्या होता है? किसका सर पैकिंग जो बनाया हुआ है किसका मैं डार्क समझ मिठाई नहीं का। पाया। ये वाला जी जी। ये क्या कहते हैं, देखिए ना लिख रहा हूँ, मीनार में पानी को छोटी बूंदों में तोड़ने के लिए, जिससे टकराएंगी तो टकराने के बाद वो बूंदे क्या होंगी और छोटी छोटी बूंदों में हो जाएंगी। छोटी बूंदों को तोड़ने के लिए ट्रफ का यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रफ लगा होता है ना, तो ये जी छोटी छोटी बूंदों को भी और भी छोटी या महीन बूंदों में तोड़ देता है। जैसे कि आप वो पानी को गिरा रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी पाइप में पानी भर करके हवा में स्प्रे करते हैं, तो पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, अगर फर्श पे आकर के जब टकराता है तो देखा नहीं आपने कि छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं। या बरसात का पानी जी जब गिरता है हमारे छतों पे, तो सरफेस पे गिरने के बाद, टकराने के बाद पानी देखिए उछलता है। पानी की बूंद जब छत पे गिरती है तो टकराने के बाद वो उछलती है थोड़ी सी, हाँ, तो उछल के छिटक करके जो निकलता है तो देखते हैं हल्का बूंदो बूंदो जैसे छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। अब आगे चलते हैं। इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में कभी कभी उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है और पानी को अधिक ऊंचाई तक पंप करना पड़ता है। फिगर को रफ करें। इनका यूज थर्मल पावर प्लांट में यदा कदा किया जाता है। इनकी प्रारंभिक लागत इनकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि पानी को अधिक ऊंचाई तक पंप करना पड़ता है। पानी को अधिक ऊंचाई तक पंप करना पड़ता है, अधिक ऊंचाई तक पंप करना पड़ता है। बस एक और बता दें, हम सोचे थे गाइस इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दें, क्योंकि लास्ट चल रहा है, एक टॉपिक और बचा हुआ है, सिलेक्शन वाला कुछ बचा है। आइए लिखिएगा, हाइपरबोलिक टावर, हेडिंग डालिएगा हाइपरबोलिक टावर। लिखिए इसमें, थर्मल पावर प्लांट में अधिकतर उपयोग किया जाता है हाइपरबोलिक टावर। थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में अधिक यूज होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में अधिक यूज होता है। इसका आकार चिमनी जैसा होता है, इसका आकार चिमनी जैसा होता है। चिमनी जैसा होता है, जिसे स्टैक कहते हैं, जिसे स्टैक कहते हैं। स्टैक वृत्ताकार क्रॉस सेक्शन में, स्टैक स्टैक वृत्ताकार वृत्ताकार
अनुप्रस्थ काट में अति परवलय प्रोफाइल का होता है। स्टैग की रचना इस्पात यानी स्टील रेनफोर्स्ड कंक्रीट से की जाती है। स्टैग की रचना स्टील स्टील रेनफोर्स्ड कंक्रीट से की जाती है। नेचुरल वायु स्टैक के अंदर नेचुरल एयर स्टैक के अंदर नीचे से प्रवेश करती है और ऊपरी सिरे से बाहर निकल जाती है। के अंदर नीचे से प्रवेश करते हुए ऊपरी सिरे से बाहर निकल जाती है। नीचे से प्रवेश करती है और ऊपर से बाहर निकल जाती है। स्टैक की तली में लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर बैफल लगे होते हैं। गर्म जल फुहार के रूप में बैफल पर गिरता है। गर्म जल फुहार के रूप में बैफल पर गिरता है या टकराता है। और इनसे टकराकर छोटी दिख रहा है ना सभी को, छोटी बूंदों में टूट जाता है। छोटी बूंदें वायु के संपर्क में आकर ठंडा हो जाती है। जो वायु के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है। ठीक है। स्टैक के अंदर वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर निकल जाती है। ऊपर की ओर निकल जाती है। मीनार की ऊंचाई 100 से 125 मीटर तक रखी जाती है। मीनार की ऊंचाई 100 से 125 मीटर तक रखी जाती है। 100 से 125 मीटर रखी जाती है। ठीक है।
अब आइए मीनार का फिगर बनाते हैं। नोट कर लिया सभी ने? जल्दी बताइए, फिगर रख करें यहाँ पे। यहाँ से जल प्रवेश करता है और यहाँ से गिरना आरंभ करता है, यहाँ से गिरता है, यहाँ से गिरता है और यह बैफल कर जा करके टकराता है और टकराने के बाद टूट जाता है। ये सब क्या है? बैफल लगे हुए। ठीक है, इन्हीं बैफल पर जल की बूंदें टकराती है और पतली पतली बूंदों में बदल जाती है। ठीक है, और फ्रेश एयर सॉरी नीचे तली में क्या होता है, पानी ठंडा होकर के यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और इन मार्ग से एयर प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? एयर प्रवेश करता है। यहाँ से भी एयर प्रवेश करता है। ठीक है, वायु प्रवेश। और वायु जब यहाँ पे गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और हल्की होने पर यह ऊपर उठती है, क्योंकि इसका वजन या इसका घनत्व कह सकते हैं तो जो प्राकृतिक एयर है उसकी अपेक्षा क्या हो जाता है, और भी कम हो जाता है। नहीं, हाँ, प्राकृतिक घनत्व और अधिक हो जाता है नेचुरल वायु की अपेक्षा, और यह वायु कहाँ जाएगी? वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, गर्म वायु कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में निकाल दी जाएगी। यहाँ पर सर बीटेक में इतना चीज है सर, ये चीज सब इतना सर? नहीं, बीटेक में सब चीजें कुछ नहीं है। वहाँ पे सब अलग अलग सिस्टम बताया जाता है। क्योंकि बीटेक में जाने के बाद सिलेबस और भी लंबा हो जाता है और बेसिक चीजें तो आप यहीं से सीख लेते हैं, बाकी वहाँ पे और बहुत सारे टॉपिक होते हैं उनको इसी में ऐड किया गया होता है। ये तो आप एक ही में पूरा थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस टरबाइन सब पढ़ ले रहे हैं इसी पावर प्लांट की बुक में। तो अगर इसको अगर ध्यान से स्टडी करेंगे तो इसके अलग अलग सब मोटी मोटी बुक आती है। ठीक है,
और मैकेनिकल ड्राफ्ट बता दें। हालांकि सब पूछेगा नहीं, बस तो नाम बस जानते रहिए, इतने इतने टाइप के होते हैं। एक पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये बता दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइड ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है, ये आपके सिलेबस में भी है। देखिए सिलेक्शन ऑफ साइड फॉर थर्मल पावर प्लांट, सिलेक्शन ऑफ साइड फॉर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, यहाँ देखिए, स्थल का चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है। स्थल का चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो ध्यान रखने वाली बातें क्या है? पहली बात यह है कि कोयला खानों से निकलता, कोयला खानों से निकलता। ठीक है, कोयला खानों से निकलता, यानी कि संयंत्र की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में संयंत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते दरों पर ईंधन उपलब्ध होना, दरों पर ईंधन की उपलब्धता। ठीक है, यानी कि सस्ते दरों पर हमारे संयंत्र के लिए पहले से अगर प्लांट चल रहा है थर्मल पावर प्लांट, तो वहाँ पर कोयला सस्ते दरों पर उपलब्ध होना चाहिए। ज्यादा दूर लेके जाएंगे कोयले की ढुलाई करने में ज्यादा खर्चा है। ठीक है, ईंधन, ढुलाई, साधनों की उपलब्धता, साधनों की व्यवस्था या उपलब्धता। ठीक है, संयंत्र तक यानी प्लांट तक ईंधन को पहुंचाने का उचित साधन, को पहुंचाने का उचित यातायात साधन, उचित यातायात साधन। ठीक है, जैसे सड़क बनी होनी चाहिए, परिवहन वहाँ पे आवागमन होता हो, रेलगाड़ियों के माध्यम से, एवं जल यातायात का उपयोग किया जाता हो, है ना, यातायात उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध हो चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, पर्याप्त जल संयंत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में जल, यानी प्लांट के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, चौथा पॉइंट है उपयोगिता क्षेत्र के समीप, उपयोगिता क्षेत्र के समीप, उपयोगिता क्षेत्र के समीप, यानी कि प्लांट सदैव लोड सेंटर पर होना चाहिए, प्लांट
को सदैव लोड सेंटर पर स्थापित करना चाहिए ताकि सभी को लोड प्लांट के ऊपर जो है बराबर बराबर हो। ठीक है, जिससे ट्रांसमिशन व्यवस्था में कम। हाँ, पांचवा पॉइंट, प्लांट विस्तार के लिए पर्याप्त फालतू स्थान। प्लांट के विस्तार हेतु फालतू स्थान हो। ठीक है, यानी कि आवश्यक सर लोड सेंटर मतलब प्लांट सब के स्टेशन के पास ही हो ना सर, कोई आसपास जी का सब स्टेशन जी उसके पास हो ना। हाँ, आसपास जिसे उपभोग करने वाले उपभोक्ता हों, ठीक है, जिससे उनको उसका उपयोग कर सके। नहीं तो ज्यादा दूरी पर अगर एक प्लांट बना दिया गया और 2000 किलोमीटर से बिजली आ रही है तो भाई जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होगा ही ना। इसलिए जगह जगह पर लोड सेंटर बनाए जाने चाहिए। वहाँ कहाँ पे, वो भी कंज्यूमर के पास। ठीक है, अब देखिए, प्लांट के विस्तार हेतु फालतू स्थान, यानी प्लांट के लिए अतिरिक्त स्पेस होना चाहिए, अतिरिक्त स्थान होना चाहिए ताकि भविष्य में प्लांट का विस्तार किया जा सके। प्लांट का विस्तार एवं एश डिस्पोजल कार्य सुगम हो सके। ठीक है, यानी कि हम कोयले का जो राख निकलता है उसको आसानी से डिस्पोज कर सके। ठीक है, छठवां, घनी बस्ती से दूर होना चाहिए। प्लांट का स्थान घनी बस्ती से दूर होना चाहिए। प्लांट घनी बस्ती से दूर होना चाहिए क्योंकि प्लांट से निकलने वाला जो है धुआं वगैरह है और अन्य गैसें हैं पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। क्योंकि प्लांट से निकलने वाली गैसें एवं धुआं वायुमंडल को या पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है, और सातवां नंबर है अन्य उद्योगों के लिए पर्याप्त स्थान। अन्य उद्योगों के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पर्याप्त स्थान, देखिए, अन्य उद्योग यदि आपके प्लांट के आसपास होंगे तो आपका बिजली का उचित उपयोग कर सकेंगे वो लोग। ठीक है, प्लांट स्थापन के स्थान के आसपास ही प्लांट स्थापन के आसपास ही अधिक ऊर्जा उपयोग करने वाले उद्योग होने चाहिए, जिससे कि आपके प्लांट की बनी हुई बिजली का इस्तेमाल वो औद्योगिक स्तर से कर सके। और नंबर 8, आक्रमण से सुरक्षा। जल्दी जल्दी नोट कर लिया, फिगर बना दिए तो बस काम खत्म हो जाता है आपका और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। प्लांट का स्थान युद्ध काल में आक्रमण से सुरक्षित होना चाहिए।
युद्ध काल में प्लान सुरक्षित होना चाहिए, नहीं तो पहले ही हम आक्रमणकारी हमारे प्लांट को ही ध्वस्त करेंगे, जिससे हमारे यहाँ विद्युत की आपूर्ति पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए और किसी भी प्रकार का उपकरण हम तैयार न कर सकें। जन धन प्रकार सारी व्यवस्था व्हीकल वगैरह है ना, ट्रेनों को चलने के लिए विद्युत का जो इस्तेमाल किया जाता है सब आपूर्ति ठप हो जाएगी। बना लिया, यहाँ तक लिख लिया, फिगर बनाए ऊपर। आइए फिगर देखते हैं। राख भंडार, कोयला भंडार, बॉयलर घर, टरबाइन घर, जलमित्र नियंत्रण कक्ष, कार्यालय, वर्कशॉप, ये आपका बन गया आपका प्लांट का लेआउट। जलाशय या नदी आदि, जलाशय, नदी या तालाब। तो वो कार्यालय लिखा है ना? जी, कार्यालय, ऑफिस, OFFICE, वर्कशॉप हो गया, हाई कंट्रोल रूम, जनरेटर, टरबाइन हाउस, बॉयलर हाउस। यह कोल्ड स्टोरेज, यह आइस स्टोर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, और आज से आपका तीसरा चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम आपसे नए चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे, और आपका अगला चैप्टर जो है हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी के ऊपर है कि जो जल संयंत्र स्थापित करते हैं, तो जल संयंत्र कहाँ स्थापित करते हैं, कितने टाइप के जल संयंत्र होते हैं, हाई हेड, लो हेड एंड मीडियम हेड, तो इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो ये फिगर आप लोगों ने बना लिया? सचिन, सभी लोगों का फिगर बन गया? यस सर, बना रहे हैं। ठीक है, बना लीजिए, और यहीं पे आपकी क्लास समाप्त की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जब अगली क्लास का समय हो गया है। तो बन गया। और आप सभी लोगों को हमारा यूट्यूब पे मिला कि नहीं चैनल? जी सर, मिल गया। यूट्यूब मिला ना? यूट्यूब पे मिलेगा, यस सर। पॉलिटेक्निक लेक्चरर सुदर्शन प्रसाद के नाम से है,
और ग्रीन कलर का लोगो लगा हुआ है और उसमें गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है और एक पान के पत्ते का फिगर है। ठीक है, तो ये से बना होगा पॉलिटेक्निक। लेक्चरर सुदर्शन प्रसाद। तो ठीक है, आप इन्हें देखिए, है ना। ये ठीक है, यूट्यूब चैनल है और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। कर दिए सर। ओके, थैंक यू।